नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम इस सीरीज़ में अपने सामान्य विज्ञान के कई सामान्य ज्ञान के कई सब्जेक्ट्स को कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में अभी हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की। और प्राचीन इतिहास में अभी तक हमने जो बातें कर ली थी, प्राचीन इतिहास में हमने हड़प्पन सभ्यता के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था वैदिक संस्कृति के बारे में देखा था, फिर हमने महाजनपद काल के बारे में देखा था अपने पिछले वीडियो में। तो अभी तक हमने इतनी सारी बातें कर ली थी। हमने महाजनपद काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के आधार पर जो उसमें परिस्थितियाँ थी उसका एक तरह से हमने विवेचना की थी उसकी, और देखा था कि क्या क्या परिस्थितियाँ हुआ करती थी। उसके बाद आज हम जो टॉपिक अब करने जा रहे हैं वो है नास्तिक संप्रदायों का उदय। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नास्तिक संप्रदायों का उदय। और अगर हम नास्तिक संप्रदायों की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आजीवक संप्रदाय की, बौद्ध संप्रदाय की और जैन संप्रदाय की। तो हम इनके महत्व को देखेंगे, इनके योगदान को देखेंगे और देखेंगे कि किन परिस्थितियों में इनका उदय हुआ। ठीक है, और ये क्या इनकी विशेषताएं थी, इन सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। और अगर कहें कि नास्तिक संप्रदायों में जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, इसमें टोटल मुझे लगता है कि 5 से 6 पार्ट भी लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये थोड़ा सा लंबा भी है। शॉर्ट में अगर केवल फैक्चुअल डाटा करने हो तब तो फिर एक वीडियो भी सफिशिएंट है। बट जिस तरह के इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इनकी शिक्षाएं हैं, उसके बारे में अगर हम डिटेल से करने जाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स तो इसके लग ही सकते हैं। कोशिश करेंगे 5 पार्ट में हो जाए। कुछ वीडियो अगर बड़े हो जाते हैं तो उसके आधार पर तो फिर देखते हैं उसका आगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जो कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, के ऑनलाइन एजुकेशन। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा मशहूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक मुफ्त में शिक्षा मिल सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देकर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं नास्तिक संप्रदायों का उदय। ठीक है, तो नया स्लाइड हम ले लेते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है नास्तिक संप्रदायों का उदय। किसका उदय? नास्तिक संप्रदायों का उदय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? इसमें पहले तो हम देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे कि इन नास्तिक संप्रदाय में नास्तिक का अर्थ क्या होता है। क्या है नास्तिक? क्या है नास्तिक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये हम देखेंगे का अर्थ क्या है। उसके बाद हम कुछ इनकी भूमिकाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ, क्या परिस्थितियां थी, और विभिन्न नास्तिक संप्रदाय जिनमें मुख्यतः हम 3 के बारे में फोकस करेंगे। ये शॉर्ट लेवल पे आजीवक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जितना जाना चाहिए उतना तो देख ही लेंगे। उसके बाद में बौद्ध, और बौद्ध के बाद में जैन। ठीक है, बौद्ध के बाद में जैन। और इनका महत्व क्या है वो देखेंगे हम। इनका महत्व क्या है, और महत्व के साथ साथ योगदान भी कह सकते हैं इन्हें। महत्व के साथ क्या कह सकते हैं? योगदान भी कह सकते हैं। तो इतनी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अपनी पोटली आप भी निकाल लीजिए। पोटली से मतलब है अपनी नोट्स वगैरह निकाल लीजिए और लिखना चालू करिए। जेब में से हाथ निकाल के आराम से लिखिए, शांति से। बस सुनते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स तैयार होती जाएगी। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नास्तिक की। सबसे हम पहले क्या बात करेंगे? नास्तिक क्या होता है, नास्तिक का अर्थ क्या है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नास्तिक का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे भगवान में आस्था न रखने वाला
भगवान में आस्था न रखने वाला, ठीक है, आस्था न रखने वाला एक नास्तिक है, ठीक है, इतना ही बोलेंगे। नास्तिक एक मूवी भी शायद आई थी अमिताभ बच्चन की कुछ, ठीक। चलिए, आपने इतना बता दिया, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये आपने जो बताया, ये आप जो जानते रहे हैं बचपन से, ये है अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण, ठीक है। अब हम वास्तविकता में चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं? वास्तविकता में। चलिए, तो एक लाइन में अगर हम कहें कि नास्तिक का क्या अर्थ है, तो नास्तिक का अर्थ है जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते वे नास्तिक हैं। जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते वो नास्तिक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, वेदों की रचना जब की गई तो ये माना जाता था कि वेद ईश्वरकृत भी हैं। वेद ईश्वरकृत हैं, ईश्वर का रूप हैं, ठीक है, और अपौरुषेय हैं। इन्हें अपौरुषेय कहा गया। ये ईश्वरकृत हैं, ठीक है। अपुरुष को हम कह सकते हैं जो मतलब ईश्वरकृत है, ना कि पुरुषकृत, ठीक है। जो पुरुषकृत नहीं बल्कि ईश्वरकृत है। और वेदों की जो रचना कर रहे थे, जो महापुरुष, जो ऋषि ज्ञानी वेदों की रचना कर रहे थे, उनका सीधा संबंध, जो वेदों की रचना कर रहे थे उनका सीधा संबंध ईश्वर से था। वो ईश्वर से उनका तन में बैठा हुआ था, ठीक है। इसलिए भले ईश्वर रचना तो वो ऋषि मुनि कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ये रचना वेदों की ईश्वर कर रहे थे, ऐसा माना जाता था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था अपने पिछले भाग में, जब हम उत्तर वैदिक काल कर रहे थे, कि कई लोगों ने, जैसे क्या बोलते हैं, जो रहस्यवादी थे, जो ब्रह्म में विश्वास रखने वाले थे, उन्होंने क्या किया था? वेदों का विरोध किया था। तो ऐसे काफ़ी लोग जो वेदों का विरोध करते थे, वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हीं को नास्तिक कहा गया। अभी समझ में आया? नास्तिक का अर्थ इनडायरेक्ट वे में तो आप कह सकते हो कि ईश्वर, बट एक्चुअल में वेद से रिलेशन था। और चूंकि वेद को माना गया कि ईश्वरकृत हैं, वेदों को माना जाता था ईश्वरकृत, ठीक है। अब भाई लोग का गुस्सा किस लिए इतना वेदों से इतना गुस्सा काहे के लिए है इनका? ये भी तो हमको देखना होगा। वेदों ने तो कुछ क्या इनका बिगाड़ रखा है? वेदों में तो बहुत अच्छे बातें लिखी हुई हैं। अब किसी को अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिससे भाई लोग थोड़ा गुस्सा हो गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि वेद का विरोध किस वजह से करते थे, ठीक है। इनका ये मानना था कि वेदों में कर्मकांड दिए हुए हैं। वेदों में क्या दिए हुए हैं? कर्मकांड दिए हुए हैं, ओके। और ये कर्मकांड जो हैं, ये कर्मकांड ऐसे हैं कि सभी लोग तो करवा नहीं सकते। ये कर्मकांड सभी लोग करवा नहीं सकते हैं। इस वजह से इसने क्या किया है? समाज में असमानता स्थापित कर दी है। समाज में असमानता स्थापित कर दी है। असमानता, ठीक है, असमानता स्थापित कर दी है। असमानता, जब सिंगल वर्ड लिखो तो राइटिंग अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। ये भी अलग कहानी है, इस पे लिखना, कॉपी में लिखना अलग चीज़ है। तो असमानता आ जाती है, ठीक है।
और इसलिए हम वेदों को नहीं मानेंगे, इसलिए हम वेदों को नहीं मानेंगे। ऐसा किसने कहा? नास्तिकों ने। इसलिए हम वेदों को नहीं मानेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा वेदों को नहीं मानेंगे। समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं आप। और चूंकि वेदों की रचना कौन है? किसने की है? ईश्वर ने की है। ईश्वर ने की है वेदों की रचना, इसलिए हम ईश्वर को भी नहीं मानेंगे। चूंकि रचना किसने की है वेदों की? वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है, इसीलिए हम ईश्वर को भी नहीं मानेंगे। हम ईश्वर को भी नहीं मानेंगे। अब समझ में आया कि ईश्वर में जो नहीं मानता उनको नास्तिक क्यों कहते हैं? समझ में आया? ये कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला इम्पैक्ट कह सकते हैं, कॉज इफ़ेक्ट है ये। कॉज ये था, इफ़ेक्ट ये था, और हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। ओके, चलिए अब उम्मीद कर रहा है कि आपको नास्तिक का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। अब इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ बताने को है नहीं, अगर ज़्यादा कुछ बोला तो बस बात का पतंगड़ बनाना, खींचने वाली कहानी होगी वो। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल से हम चल रहे हैं, उस कहानी तो वहीं से चालू हो गई थी सारी। उत्तर वैदिक काल में एक तरह से आप जानते हैं कि कर्मकांड वर्सेस उपनिषद स्थापित हो गया था। कर्मकांड वर्सेस क्या हो गया था? उपनिषद हो गया था। कर्मकांड वर्सेस उपनिषद, ये चीज़ें हो गई थी। अब क्या हुआ? तो कर्मकांडों को संरक्षण किसका मिल रहा था? कर्मकांडों को संरक्षण मिल रहा था पुरोहित का। कर्मकांडों को किसका संरक्षण था? पुरोहित का। संरक्षण पुरोहित का था। ठीक है, चलिए एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। गठबंधन की सरकार जब चलती है, कहीं पे अगर गठबंधन की सरकार चलती है, मान लीजिए हम बिहार का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बिहार का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, बड़ा सुटेबल बैठ रहा है इसीलिए ले रहे हैं, बिहार के लोग बुरा ना माने। तो पिछला जो चुनाव हुआ था बिहार का विधानसभा में, वहाँ पे जो लालटेन है लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी शुरू से तो थी धुरविरोधी, लेकिन मोदी जी के विरोध में इन्होंने क्या किया था? आपस में गठबंधन कर दिया। इन्होंने क्या किया? गठबंधन। ठीक है, लेकिन ये तीर घाट तो ये मीर घाट, दोनों की सोच और आकांक्षाएं बिल्कुल मैच नहीं खाती। दबाव में आके गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जो सोच है उसमें मैच नहीं है। आजकल महाराष्ट्र की भी यही कहानी आप कह सकते हैं। अंतर्द्वंद बहुत रहते हैं गठबंधन में, बहुत रहते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, बस उदाहरण है समझाने के लिए। तो गठबंधन में हमेशा क्या रहता है? अंतर्द्वंद रहता है, एक दूसरे के खिलाफ उतना विश्वास होता नहीं है। तो धीरे धीरे चलता रहा धीरे जी। और मोदी जी क्या किए? इधर से इनको पिंच करते रहे और धीरे से इनको खींच लिए अपने साइड में। और लालू जी रह गए अकेले, और ये लोग भाई लोग बना लिए सरकार। अमिताभ बच्चन वाली सरकार नहीं, बिहार में सरकार अपनी बना लिए। रामगोपाल वर्मा वाली सरकार मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये लोग सरकार बना लिए। ठीक वैसा ही यहाँ पे भी था। हमने देखा क्या था कि राजा और पुरोहित इन्होंने आपस में क्या किया था? नेक्सस कर लिया था, गठबंधन कर लिया था। ये शुरू से, चाहे वर्ल्ड में जाएंगे ना तो वर्ल्ड में भी ऐसे ही चलता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। वहाँ पे जो क्या बोलते थे, जो चर्च के लोग रहते थे उनसे राजा संधि कर लेता था। तो ये शुरू से चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही चला है। राजनीति और धर्म सब साथ में चलते ही रहे हैं यहाँ पे। तो राजा और पुरोहित ने गठबंधन कर लिया था, और उसमें क्या था? जो पुरोहित होगा
वो राजा को क्या दिलाएगा? सम्मान। क्या दिलाएगा? सम्मान। और राजा क्या दिलाएगा इनको, पुरोहित को? धन। धन मिलेगा इनको, सम्मान मिलेगा इनको। अब ठीक है, चलिए चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था? जनता किसको ज़्यादा विश्वास करती थी? जनता पर किसका संपूर्ण प्रभुत्व था? किसका था? पुरोहित का था। पुरोहित का था। तो अब पुरोहित और राजा, पुरोहित तो दिलाना तो था राजा को सम्मान, चलो कोशिश भी बहुत की, यज्ञ के चालू कर दिए थे, तीनों यज्ञ देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मिल किसको ज़्यादा सम्मान रहा है? राजा को, पुरोहित को मिल रहा है। तो अंदर ही अंदर राजा कसमसा रहे थे, और इसी कसमसाहट में हो गया वर्सेस। इसी कसमसाहट में ये गठबंधन कब बन गया वर्सेस में पता भी नहीं चला। तो जो राजा थे वो भी किसका सपोर्ट करने लगे? इन उपनिषद वालों का। राजा भी किसका सपोर्ट करने लगे? उपनिषद का वालों का। और राज दरबारों में भी उपनिषद पढ़ाए जाने लगे। राज दरबारों में भी उपनिषद पढ़ाए जाने लगे, इतना वो हो गया, ठीक है, क्योंकि राजा भी पुरोहित की सत्ता को समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। सबका अपना अपना फ़ायदा था, व्यापारी वर्ग का अपना फ़ायदा था, किसी और का अपना फ़ायदा था। दुनिया ऐसे ही चलती है, सब अपने फ़ायदा में चलते हैं। आप भी अपने फ़ायदे में चलिए, तैयारी करिए आराम से और सेलेक्ट होइए। तो इस तरीके से उपनिषद और में किसका समर्थन मिला? राजा का। और एक तरह से पुरोहित वर्सेस राजा हो गया। पुरोहित वर्सेस क्या हो गया? राजा। चलिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो हमने कर लिया। अब देखते हैं और आगे चलते हैं। जनता पर पुरोहित की पकड़ थी, धर्म कर्म का प्रधान था, धर्म पर कर्मकांडों का प्रभाव था, ठीक। अब चूंकि कर्मकांडों जनता पर किसकी पकड़ हो गई थी? पुरोहित की हो गई थी। कर्मकांड करा रहे थे और कर्मकांडों पर जनता का विश्वास था। और इसका अगर हम कुल मिला के हम बोलें तो जनता के अगर हम नज़रिए से देखें, उपनिषद भले कुछ कह रहे थे, राजा कुछ भले कह रहे थे, लेकिन अगर हम जनता की बात हम करते हैं, जनता की अगर हम बात करते हैं, तो जनता की बात करने के लिए फिर से हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। कहाँ आ जाते हैं? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में जब हम आ जाते हैं तो मोदी जी से अच्छा तो कोई उदाहरण कभी मिलता ही नहीं है। फिर से मोदी जी को ले लेते हैं हम। मोदी जी इस समय सर्वमान्य नेता हैं, इसीलिए इन्हीं को ले लेते हैं, हर जगह फिट हो रहे हैं। तो मोदी जी को हमने ले लिया। आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव हो रहे थे। क्या हो रहे थे? 2019 में चुनाव हो रहे थे। तो बहुत सारे दल ए बी सी डी, बहुत सारे दल, नाम जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे दल पहुँचे थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में पहुँचे थे और बनाया था क्या? गठबंधन। बनाया था गठबंधन, और गठबंधन बना लिया। और गठबंधन जो इन्होंने बनाया तो 2019 से थोड़ा सा पहले ही बना लिया था। तो गठबंधन तो बन गया, लेकिन जब गठबंधन बन गया तो ये कहें हम इधर जाएंगे, ये कहेंगे हम इधर जाएंगे, वो कहें हम ऊपर जाएंगे, कहें हम नीचे आएंगे, वो कहें हम उधर जाएंगे, हो गई था कहानी। और चुनाव आते आते कौन कहाँ गया पता ही नहीं चला, कौन कहाँ गया पता ही नहीं चला। फिर भी कुछ लोग साथ में रहे, कुछ लोग साथ में रहे। चुनाव हुआ और हुआ क्या कि पहले से ज़्यादा सीट पा गए मोदी साहब, पहले से ज़्यादा सीट पा गए, कैसे पा गए? कहने वाले कह दें कि ईवीएम ये था वो था, दुनिया भर की चीज़ें बता दें, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, चाहे कितना भी कोई कह ले। हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत आगे की सोच के गए, हमारा देश बहुत आगे है, भले दुनिया चाहे जो करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ भी कहें, ठीक है। अगर चुनाव जीता तो उसमें कुछ कारण रहा होगा। अब वो कारण क्या था उसको देखते हैं। कारण था जनता का विश्वास।
ये पार्टीज़ जो थी गठबंधन तो कर ली और इन्हों को लगा कि जनता तो हमारे साथ आएगी ही आएगी। इन्होंने जनता को समझा कि हम जिसको कहेंगे जनता उसको वोट देगी। हमारे यूपी में ऐसा ही हुआ था और न मिला राम न मिले रहीम वाली कहानी हो गई। ठीक है, न राम मिला न रहीम वाली कहानी हो गई। अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा, बस समझाने के लिए हो रहा है सब। ठीक है, किसी पार्टी विशेष का प्रचार ये सब नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जनता पर विश्वास किसका था? जनता में विश्वास था मोदी के लिए। और न देखा कैंडिडेट न देखा कोई। समझ लीजिए 500 कितने सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा में? 545 हैं, 2 एंग्लो इंडियन है, 543 हैं। कितने के लिए चुनाव होता है? इतने के लिए होता है शायद, यूटी सब मिला के। ठीक, तो 543 पे लड़ रहे थे मोदी जी। 543 पे समझ लीजिए लड़ रहे थे मोदी जी, और बाकी जगहों पे लड़ रहे थे अलग अलग गठबंधन। अलग अलग कहने को गठबंधन, कहने को गठबंधन। समझ गए? समझ रहे हैं ना? तो जनता ने पिछले 5 साल का जो उनका कार्यकाल था उस पे विश्वास किया और मोदी जी को ही चुन लिया। चलिए, कोई भी कारण उन्होंने काम किया नहीं किया वो सब अपनी जगह है, आप लाख कहिए, लेकिन जनता का विश्वास किस पे था? मोदी पे था। आप जनता को बेवकूफ़ कहना चाहे आप कह लिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन विश्वास तो था, सरकार बनाने वाली तो जनता थी। ठीक, तो अब यहाँ भी चलते हैं हम। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उदाहरण हो गया पूरा। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी वैसा था। आप वेद को कुछ भी कह लो, आप वेदों को कुछ भी कह लो, लाख बुराई कर लो, लाख बुराई आप कर लो कर्मकांड पे, लाख बुराई करो आप कर्मकांड की, ठीक है, लाख बुराई करो पुरोहित की, लेकिन जनता जो थी वो अभी भी किस पे विश्वास करती थी? इन्हीं पे विश्वास करती थी। जनता की पकड़ इन्हीं पर थी, मतलब इनडायरेक्ट में कहे पुरोहित की पकड़, जनता का तो विश्वास था। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जब अगर हम ओवरऑल कहें तो भले ही विरोध तो हुआ, लेकिन पुरोहित वर्ग ने अपना एक वो बना के रखा था, क्या कहते हैं उसको, अपना एक प्रभुत्व बना के रखा हुआ था, क्योंकि जनता उन्हीं पे उस समय तक विश्वास कर रही थी। तो वर्सेस तो सब चल रहा था, लेकिन समाज में 2 धड़े तो बन गए थे, ये तो पक्की बात थी। 2 धड़े तो बन गए थे। ठीक है। और अब अगर मानिए कि मोदी जी को हटाना है तो मोदी जी के सामने भी तो कोई किसी को लाना होगा। सामने किसको लाएं? सबसे बड़ी समस्या। बहुत सारे नाम हैं, हमारे राहुल जी भी आ सकते हैं, हमारी मैडम मायावती जी भी आ सकती हैं, दीदी भी आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक को तो ले आना होगा ना। बिना लाए तो काम होगा नहीं, लाना तो पड़ेगा, एक को खड़ा तो करना पड़ेगा। एक ऐसा नेतृत्व तो चाहिए जो चुनौती तो दे। अगर आपको चुनौती देने वाला तो कोई मिले भाई, तभी तो जनता मानेगी कि हाँ ऐसी ही बात है, जब मोदी जी झूठे हैं। अगर आपको मोदी जी को झूठा साबित करना है तो पहले उनको चुनौती तो दीजिए, जिससे आपकी बात, आप ऐसे तर्क तो प्रोड्यूस करिए कि आपके तर्कों पर जनता विश्वास करे। अगर आपको जनता पर पकड़ बनानी है तो पहले आपको जनता को ऐसे तर्क देने होंगे कि जनता हाँ कहे कि हाँ ये सही कह रहे हैं। आप कहते रहो इकॉनमी डाउन है, कहते रहो इकॉनमी डाउन है, दुनिया भर की चीज़ें कहते रहो, आप कहते रहो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आप बहुत कहते रहो, बहुत हल्ला करते रहो, लेकिन ये जनता के ऊपर में इसका इम्पैक्ट पड़े, ऐसे तर्क भी दें, कुतर्क ना दें, ऐसे तर्क दें कि जनता को हाँ विश्वास हो जाए कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तभी कुछ काम बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ भी थी, यहाँ देखिए ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए ऐसे
एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि जब आप पॉलिटी के कोई क्वेश्चन वगैरह करें ना, तो इस तरह से तर्क वितर्क भी वहाँ पे कर सके, एक साथ आप दो दो सब्जेक्ट को थोड़ा सा ले लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी इस तरह के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि एक तीर से दो शिकार होते चलें। तो यहाँ भी क्या था, जो कर्मकांडी पुरोहित थे उनके विरोध में एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो अपने तर्कों से अपनी बातों से, अपने विचारों से जनता को प्रभावित करे और अपने साथ जनता को ले चले, जनता को अपने साथ लाए, ठीक है, जनता को अपने साथ लाए। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? इसको पार्टी वाइज मत लीजिएगा, ये सब खाली एग्जाम्पल हैं। और अगर आप इतने किसी पार्टी से चिपक जाएंगे तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए पढ़ाई के समय बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ना है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। कांग्रेस बुरी तो कांग्रेस बुरी, कांग्रेस अच्छी तो कांग्रेस अच्छी, बीजेपी अच्छी तो बीजेपी अच्छी, बीजेपी बुरी तो बीजेपी बुरी, ठीक। इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल होके एक प्रॉपर वे में आपको एक आंसर तैयार करना होता है, ठीक। जनता को अपने साथ ले चले। तो ऐसा ही हुआ और कर्मकांडी पुरोहितों के विरोध में नेतृत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई राजकुमार हुए जिन्होंने सरल भाषा में जनता को समझाया। जो राजकुमार हुआ, कई मतलब जो शासक वर्ग था, राजा का था वर्ग था, वहाँ पे उपनिषद वगैरह भी पढ़ाए जाने लगे थे। तो उनमें से कुछ राजकुमार ऐसे हुए जिन्होंने इस बात को समझा और सरल भाषा में जनता को समझाने की प्रयास किया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उन्हें समझाना था तो उसके लिए उन्हें तर्क चाहिए थे कि हम तर्क जब देंगे तभी तो जनता समझेगी। खाली कह देने से नहीं कि मोदी जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे नहीं। आपको उसके समझ डाटा कलेक्ट करने होंगे, आपको उस डाटा को भी नहीं, डाटा को एक जनता को समझ में आए ऐसी भाषा में लाना पड़ेगा, तब जनता समझेगी, ठीक। तो आपको ऐसे तर्क कलेक्ट करने होंगे और तर्क कलेक्ट करने के बाद उसको सरल भाषा में जनता को समझाना होगा। तो अगर आपको तर्क कलेक्ट करना है तो आपको वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना होगा, ठीक है। तार्किकता के शिखर पर पहुंचना होगा। और ऐसा ही हुआ और कुछ राजकुमार जो थे उन्होंने वैज्ञानिकता को समझा और इन्होंने उस तार्किकता की तलाश में निकले और इन्होंने ये तार्किकता की तलाश में निकलकर इन्होंने खोज की और दुनिया के रहस्यों को ढूंढना चालू किया, दुनिया की रहस्यों को ढूंढना शुरू किया, ठीक है, रहस्यों को ढूंढना शुरू किया। और अगर हम जैसे बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या थी, समाज में श्रमणों की संख्या भी बढ़ गई थी, ठीक है। समाज में श्रमणों की संख्या बढ़ गई थी। किसकी संख्या? श्रमणों की। और ये श्रमण कौन होते थे? ये श्रमण होते थे उपनिषद का पाठ करने वाले। उपनिषद का जो पाठ करने वाले होते थे इनको बोलते थे श्रमण। ये भी अपने आप में है क्वेश्चन, उपनिषद का को पाठ करने वाले। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा था। अगर हम बात करें तो नास्तिक संप्रदायों की अगर हम बात करें तो इस समय ये श्रमणों की जो संख्या हो गई थी ना 62 के अराउंड हो गई थी, 600 BC के आसपास में। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें से 59 हो गए समाप्त, 59 हो गए समाप्त और 3 बचे। कौन बचे? 3 बचे। 3 में कौन बचे? मास्टर साहब पूछे 3 बचे। तो लड़का बोला पहले पेज पे जो लिखे थे वही वाले बचे। मास्टर साहब बोले कौन से 3 वाले लिखे थे? अरे बोले वही आजीवक। कौन? आजीवक।
बौद्ध, आजीवक, बौद्ध, और तीसरा कौन? जैन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन बचे और इनका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि नास्तिक संप्रदायों के उदय के कारण क्या थे। एक तो ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई, कर्मकांड वगैरह दुनिया भर की चीज़ें। अब हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि नास्तिक संप्रदायों के उदय का कारण क्या था। ठीक, क्या जानते हैं? नास्तिक संप्रदायों के उदय का क्या कारण था। ठीक, तो जैसे हमने बात की थी पिछले भाग में, समाज में क्या था? ब्राह्मण और क्षत्रिय एक विशेषाधिकार वर्ग बन गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्होंने आपस में मिलकर एक विशेषाधिकार वर्ग बना लिया था, विशेषाधिकार वर्ग बना लिया था। सबने देख लिया, भले ऐसा अंदर अंदर कुछ भी हो, सब अपनी कहानी, लेकिन एक विशेषाधिकार वर्ग बन गया था। और इनकी अगर हम, लेकिन इनकी संख्या की अगर हम बात करें ना, जनसंख्या के रिस्पेक्ट में, तो ये हार्डली 10% ही थे, हार्डली 10% ही थे। और बाकी के जो थे वैश्य व शूद्र, वैश्य व शूद्र जो कि उत्पादन व्यापार का कार्य करते थे, वैश्य और शूद्र, इनकी जो जनसंख्या थी लगभग 90% थी। और ये व्यापार, उत्पादन, सेवा का कार्य इनका था। ठीक है, सेवा 90% ये हैं, उत्पादन व्यापार ये कर रहे हैं, और समाज में इनका स्थान है नीचे। ठीक है, काम करे श्रम। क्या हुआ? इस समय द्वितीय नगरीकरण हो रहा था। हमने देखा था महाजनपद काल में, हमने क्या देखा था महाजनपद काल में, कि द्वितीय नगरीकरण हो रहा था। द्वितीय नगरीकरण हो रहा था। ओके, चलिए, द्वितीय नगरीकरण हो रहा था, तो द्वितीय नगरीकरण में क्या होगा? व्यापार और वाणिज्य तो बढ़ेगा। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा। और इस समय क्या था, जो शूद्र थे वो भी कृषि में संलग्न थे। नोट करते जाइएगा सब, जो कृषि थे वो भी संलग्न थे, किसमें? कृषि में, शूद्र भी। और वैश्यों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी, मतलब इन दोनों की आर्थिक स्थिति दोनों की मजबूत हो रही थी। ठीक, लेकिन इन पर एक निचले वर्ग का होने का वो था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोक्ष की अवधारणा जो हुआ करती थी, उनमें भी भेदभाव इनके लिए था। और मोक्ष जो सबसे बड़ी मांग थी, उसमें तो इनके लिए भेदभाव था ही। और जो वैश्य थे वो थर्ड लेवल पे आ जाते थे। और उसके बाद में महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट थी। महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, उसमें भी गिरावट थी। तो ये सब चीज़ें थी। तो इस समय जो नास्तिक संप्रदाय के लोग थे, जो उपनिषदों में की बात करते थे और वेदों का विरोध करते थे, वो जस्ट इसका अपोजिट वाली बातें करते, वो जस्ट इसकी अपोजिट वाली बात करते। वो सबके लिए या तो मोक्ष की बात ही नहीं करते, या तो सबके लिए करते। ठीक है, वो महिलाओं की समानता की भी बात करते। ठीक, और इस तरीके की कृषि का विस्तार हो रहा था, तो विस्तार के लिए क्या चाहिए थे? पशु चाहिए थे। एक तरफ पशु चाहिए और दूसरे ये भाई लोग यज्ञ कर करके बलि दिए पड़े हैं। यहाँ पे पशु व्यापार के लिए चाहिए और ये लोग बलि दिए पड़े हैं, तो इनका क्या होगा? ये इनके मन में तो असंतोष आएगा ही। इनके मन में क्या आएगा? असंतोष आएगा। ठीक, अब जब इनके मन में असंतोष आएगा तो क्या होगा? ये भी किसकी तरफ भागेंगे? जो नास्तिक वर्ग कह रहा होगा उन्हीं की तरफ जाएंगे। और इनके पास क्या है? पैसा ना, इनके पास क्या है? पैसा। तो पैसा अगर इनके पास में है तो ये पैसे से भी सपोर्ट करेंगे। ठीक, और साथ में अगर
कोई व्यापार कर रहा है तो ब्याज उसकी बात तो करेगा ना भाई, उसको ब्याज तो लेगा लाभ कमाने के लिए, व्यापार में ब्याज तो लेगा लाभ कमाने के। लेकिन ग्रंथों में, वेदों में क्या था, इनकी मनाही थी, कर्ज ऋण इन सब की मनाही थी। और नास्तिक संप्रदाय के लोगों ने क्या कहा, भैया लो इसमें कोई बुराई नहीं है। नास्तिक संप्रदाय लोगों ने इसमें कोई बुराई नहीं बताई, लेकिन ग्रंथों ने क्या कहा, नहीं ये सब गलत है, ठीक है। और बिना ब्याज और ऋण के कौन सा व्यापार और वाणिज्य आगे बढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार अगर आगे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वैदिक की बातें थी वो समय के अनुसार क्या होती गई, अतार्किक होती गई, समय के साथ अतार्किक होती गई, ठीक है। तो समय के साथ जब ये अतार्किक होती गई और नास्तिक वर्ग के जो लोग थे उनकी बातें क्या होती गई, तार्किक होती गई। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो नास्तिक संप्रदाय में जो कुछ चमत्कारिक नेतृत्व हुए, जिनकी तलाश थी, जो आगे राजकुमार मिले, हम आगे पढ़ेंगे कौन से वो राजकुमार थे जिनके अंदर चमत्कारिक नेतृत्व था, तो उन्होंने क्या किया, साधारण भाषा में, जनमानस की भाषा में उपनिषदों की बातों को और अपनी बातों को तर्कों के साथ रखा, और ये वही तर्क थे जो जनता को पुरोहित वर्ग से हटाकर पुरोहित वर्ग से शिफ्ट करने के लिए चाहिए थे, किसकी ओर, नास्तिक वर्ग की ओर। तो ये वही तर्क थे, और इन सभी तर्कों को जब जनता को तर्क मिले, जब जनता को ये सारे तर्क मिल गए तो जनता ने पुरोहित को कहा टाटा बाय बाय जाओ, टाटा बाय बाय जाओ। और जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे, इन्होंने कहा ठीक है फिर मिलेंगे। अब फिर मिलेंगे सही में मिले थे, हाँ ये लोग बाद में फिर मिले हैं। तो इस तरीके से जनता में नास्तिक संप्रदाय के लोगों की पकड़ बढ़ गई, ठीक। तो ये तो हमने क्या देखा कि नास्तिक संप्रदायों का उदय। तब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नास्तिक संप्रदायों के उदय में जो हमारे 3 मेन हैं, आजीवक, बौद्ध और जैन। इनको हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू कर देंगे, ठीक है। आजीवक तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको तो हम खैर अभी ख़त्म कर देते हैं। इसमें हम केवल संस्थापक की में नाम जानना है। तो संस्थापक इसके थे मक्खली गोशाल। अशोक के जो पिता थे वो इस धर्म में इसमें विश्वास रखते थे, ठीक है, मक्खली गोशाल। और यह किस पे आधारित था, दर्शन, इनका दर्शन जो था भाग्य का था। किसका था, भाग्य या नियति कह लीजिए। कहते नहीं है लोग जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा, जो नियति में है वही होगा। तो इनका यही दर्शन था, ये यही मानते थे कि आपके भाग्य में जो है वो मिलेगा, जो आपकी नियति में है वो मिलेगा। ये लोग भाग्यवादी थे। इससे ज़्यादा इस संप्रदाय के बारे में कुछ जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें जानना है मेन बौद्ध के विषय में, और एक वही क्वेश्चन कि जो क्या बोलते हैं बिंदुसार, अशोक के पापा, वो इसको मानते थे, ठीक है। तो बौद्ध और जैन, इन पे ही हमको मेन फोकस करना है, और हम नेक्स्ट पार्ट पे हम फोकस करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है बौद्ध भी 3 पार्ट लेगा और जैन 2 पार्ट लेगा, ठीक। तो अभी इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और जहाँ अगर आप कंटिन्यू इसको करते रहेंगे तो मॉडर्न जो एंशियंट हिस्ट्री है, हार्डली मुझे लगता है कि अगर बात करें तो टोटल 25 वीडियो और मैक्सिमम जाएगा, 25 वीडियो में कवर हो जाएगा। और इस तरीके की नोट्स रहेगी कि आप कोई भी A to Z कोई भी एग्ज़ाम, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्लियर अगर करना है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होंगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में सब क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर जो एक हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो चलिए
आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।